हेलो अभी कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता में निहित होती है और उस शक्ति को प्रकट करने का सबसे बड़ा माध्यम निर्वाचन होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है निर्वाचन। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन से संबंधित सभी अवधारणाओं और तथ्यों से रूबरू होंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बने तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करें और जाने लोकतंत्र में निर्वाचन का क्या महत्व है और हमारे भारत के संविधान में निर्वाचन से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आइए उस तथ्यों की, उस अवधारणा की आज हम लोग चर्चा करें। तो आइए भारत में निर्वाचन को देखा जाए। तो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो देश है ये एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहां जनता के लिए, जनता के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है और इस व्यवस्था को संपुष्ट करने के लिए निर्वाचन पद्धति एक आवश्यक घटक है। निर्वाचन लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और यह प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का कार्यभार संभालते हैं। और चूंकि इस चुनावी प्रक्रिया में या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो हमारे देश में है वहां बहुदलीय व्यवस्था है। कहने का मतलब कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सरकार को फॉर्म करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था भारतवर्ष में देखी जा सकती है और इन सब व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे देश में संविधान के द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया है। और ये चुनाव आयोग जो है उसका काम है राजनीतिक जितने भी, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसको मान्यता प्रदान करना। मतलब राजनीतिक जो दल है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है, यह निर्णय जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर राजनीतिक दल के मान्यता को रद्द करना भी चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात, चुनाव में इन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव आयोग का। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जहां लोकतंत्र जिंदा रहे इसके लिए जरूरी है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष कराया जाए। और इस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे देश के संविधान में व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखें आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा किन आधार पर प्रदान करती है। तो इसके लिए जो पहला शर्त है कि कोई दल जो कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% या उससे अधिक मत प्राप्त किया हो, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग प्रदान करता है। दूसरा शर्त है कि न्यूनतम 4 राज्यों में उस दल को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। मतलब 4 स्टेट में उस पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तरीय दल का अगर दर्जा मिला हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाएगा या राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाएगा। तीसरा है, 1 से अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त हो। 1 से अधिक राज्यों में लोकसभा की अगर 4 सीट वो जीत
गया है वो राजनीतिक दल, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। और चौथा शर्त है कि पार्टी को, उस राजनीतिक दल को कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा के कुल सीटों का 2% का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। जैसे अभी 543 सीट है ना, इसका 2% जो है, लगभग 11 सीट जो है वो होना चाहिए, देन उसको राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है तो 2 तरह के पॉलिटिकल दल देखे जाते हैं, एक जो राष्ट्रीय स्तर का है और दूसरा जो राज्य स्तरीय जिसको दर्जा मिला हुआ है। अब हम लोग देखें कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग किन आधार पर प्रदान करती है। तो इसमें पहला जो शर्त है कि पार्टी को उस राज्य के विधानसभा में कम से कम 6% वैध मत, कुल मतों का कम से कम 6% मत वैध मत प्राप्त हो और विधानसभा में कम से कम 2 सीट जो है वो दल जीता हो, तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकता है। या पार्टी को उस राज्य के लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में कम से कम 6% वैलिड वोट, मतलब कुल वोटों का 6%, कुल वैलिड वोट्स का 6% अगर वो ले आता है और कम से कम 1 लोकसभा सीट वो जीत लेता है, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा है कि पार्टी को उस राज्य विधानसभा के कुल सीटों का 3%, जितने भी सीट है उसका 3% जीते, या 3 सीट, मतलब 3 विधानसभा सीट अगर वो जीतता है, दोनों में से जो अधिक हो, यानी तो 3% या 3, इन दोनों में से जो अधिक हो वो अगर जीतता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। क्लियर है? चल अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शर्त क्या है राज्य स्तरीय दल का दर्जा लेने के लिए। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई दल 4 राज्यों में उस दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा अगर मिला हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिकल पार्टी भारत में है और 158 राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है। तो कौन कौन राष्ट्रीय दल के रूप में किन किन पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई मार्क्सवादी, सीपीआई-एल को, है ना। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, है ना, ये संगमा की पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये एकमात्र पार्टी जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल का, और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। इस बीच में सीपीआई को राष्ट्रीय दल, आरजेडी को भी हटा दिया गया है, सीपीआई को भी राष्ट्रीय स्तर के दर्जे से हटा दिया गया। अभी सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल है हमारे भारत में जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई-एल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 राष्ट्रीय दल है। अब इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, इसके लिए भारत का संविधान एक निकाय की स्थापना की बात करता है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा भारत के संविधान में की गई है। और बताया गया है आर्टिकल 324 में कि भारत में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब लोकसभा संसद का जो चुनाव होता है, राज्यसभा संसद का जो चुनाव होता है, इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव,
ये सारा चुनाव जो है वो कराने का जो भार है, दायित्व है, वो इलेक्शन कमीशन को है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है, इसको करवाने का जो अधिकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है ना। लेकिन और रेस्ट जितने भी चुनाव है वो कराने का अधिकार, उसके संचालन का, नियंत्रण का अधिकार आर्टिकल 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का है। क्लियर है ये कंसेप्ट? इस निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसका जो मुख्यालय है भारत के निर्वाचन आयोग का वो नई दिल्ली में है। और चूंकि इसकी चर्चा संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अर्थात संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन 1950 में हुआ था, और पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के निर्वाचन आयोग के पहले आयुक्त थे। प्रारंभ में केवल एक चुनाव आयुक्त होता था, है ना। चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 2 सदस्यों को उसमें और जोड़ा गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त को जोड़ दिया गया। अब जो चुनाव आयुक्त है कुल 3 होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और शेष 2 चुनाव आयुक्त कहलाते हैं। तो अब व्यवस्था बदल गई है, इसीलिए चूंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्टिकल 324(2) कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके चुनाव आयोग का खर्च, चुनाव निर्वाचन आयुक्त का वेतन, इन सब का जो भार है भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर इसका भार पड़ता है। मतलब इसी फंड से इनका वेतन, चुनाव आयोग का खर्चा जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। जो पदावधि होता है, कितने पीरियड के लिए चुनाव आयुक्त बनते हैं, तो अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो पद ग्रहण करने से लेकर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, है ना, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या उनकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, तो उनको उनकी पदावधि वही समाप्त हो जाती है। ठीक है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उसका भी पद ग्रहण करने से लेकर 6 वर्ष तक टाइम पीरियड या 62 वर्ष की आयु तक उनका टाइम होता है पदावधि का, है ना। तो ये क्लियर है। मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी चीज समान है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का जो एज है वो अधिकतम 65 वर्ष रखा गया है, और अन्य चुनाव आयुक्त का 62 वर्ष। आर्टिकल 324(5) कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अपने द्वारा हस्ताक्षरित त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है, या संसद में विशेष बहुमत से अगर संकल्प पारित किया जाए तो चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और इसके अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, गोपाल मुखर्जी और अनुपम श्रीवास्तव जो है वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें। अब बात करें आर्टिकल 324(4). 324(4) के तहत भारत के संविधान में रीजनल असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति की जाती है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो चुनाव आयोग है उसका क्या क्या काम है। पहला तो इलेक्शन को कंडक्ट करना, ये तो मैंने बताया कि सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन को छोड़कर लिस्ट जितना भी इलेक्शन भारत में होता है, चाहे वो सांसद का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, तो वो सारा इलेक्शन जो है वो चुनाव आयोग करवाती है।
दूसरा जो इसका मुख्य काम है, टू लिमिट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, परिसीमन करना। चुनाव से पहले या हर एक 10 साल पर या सेंसस होने के बाद, जनगणना के बाद, ये चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करती है ना? ये महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का। फिर वोटर लिस्ट को बनाना। वोटर लिस्ट में जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, उस पर तो उस वोटर लिस्ट में उसका नाम आएगा, या कोई आपराधिक मामले में वो ना फंसा हो, ये सब चीज देखा जाता है, कुछ सजा ना मिली हो, बैंक करप्ट ना हो, है ना? तो इस आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करना है। इलेक्शन के पहले यह काम चुनाव आयोग को कराना होता है, ये उसका दायित्व है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का दल है, राज्य स्तरीय दल है, ये निर्णय लेना भी चुनाव आयोग का काम है। और फिर चुनाव चिन्ह प्रदान करना, हर एक राजनीतिक दल के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेती है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। उनके निर्णय के विरुद्ध सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील, उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग का काम है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव स्क्रूटनी जो होता है पेपर का, है ना, नॉमिनेशन पेपर का, वो काम जो है वो चुनाव आयोग करती है। और राजनीतिक दलों के बीच अगर कोई विवाद हो तो आर्टिकल 136 के तहत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आर्टिकल 136 के तहत चुनाव आयोग जो राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद है तो उसका निपटारा वो कर सकती है। और आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट, तो चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का भी निर्माण करती है चुनाव के लिए। और चुनावी व्यय को निर्धारित करती है, एक्सपेंडिचर को निर्धारित करती है कि अधिकतम आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। और ये निर्धारित करती है, अगर पहले तो राज्य का आकार कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, उस आधार पर इलेक्शन का अधिकतम व्यय राशि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और गवर्नमेंट को भी चुनाव से संबंधित जितना भी सजेशन है, सुझाव है, ये देने का काम भी भारत के चुनाव आयोग का है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब इलेक्शन प्रोसीड्यूर, इलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे चुनाव आयोग करती है? तो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले 2 कदम चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो उठाया जाता है। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी क्षेत्र का परिसीमन। अब कई क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए, कोई अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखा जाता है, कुछ सीट महिलाओं के लिए, कुछ और क्षेत्र का भी परिसीमन किया जाता है। मतलब कई विधानसभा का क्षेत्र जो पहले किसी लोकसभा के क्षेत्र में था, हो सकता है कि परिसीमन के बाद वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में चला जाए। तो यह कार्य भी, परिसीमन का कार्य भी करती है चुनाव आयोग। और दूसरा कि मतदाता सूची, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट तैयार करना, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है चुनाव आयोग का। और ये सब किया जाता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 14 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग को। इसके बाद जो डेट्स होता है ना, ये चुनाव किस किस तारीख को होगी, अरे ये घोषणा, और नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख की घोषणा, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख की घोषणा, मतदान की तिथि की घोषणा, रिजल्ट किस दिन निकलेगा इसकी घोषणा, तो तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग करता है। और आर्टिकल 327 कहता है कि संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्वाचन से संबंधित नियमावली को, रूल रेगुलेशन को बना सकती है। ये काम पार्लियामेंट का है, संसद का है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े और देखें ईवीएम के बारे में। पहले चुनाव जो होता था अलग विधि से होता था, है ना, लेकिन अब आधुनिकता के दौर में ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका पहला प्रयोग जो हुआ था, प्रयोग के तौर पर 1982 में पहला प्रयोग हुआ था केरल के विधानसभा चुनाव में। और वो भी सिर्फ एक विधानसभा के लिए जिसका नाम था पारावूर, है ना, पारावूर के लिए 1982 में। लेकिन गोवा पहला राज्य ऐसा है, गोवा, जहां 1999 के विधानसभा चुनाव में पूरा इलेक्शन जो है
ईवीएम मशीन से कराया गया था, है ना। और 2004 का लोकसभा, 2004 से लोकसभा का जो इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ईवीएम का यूज होना शुरू हुआ, है ना। पहले बैलेट पेपर होता था, अब ईवीएम से वोटिंग कराया जाता है और ये बहुत ही आसान है, सुगम है वोटिंग करना, इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। तो आजकल ईवीएम से ही चुनावी प्रक्रिया कराई जाती है। अब हम लोग देखें जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996, जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम, चूंकि संशोधन इसलिए कि 1996 में इसमें संशोधन करके फिर इसको लगा बनाया गया था। इसमें कहा है कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसका उम्मीदवार अगर नामांकन करने जाता है तो उससे केवल एक मतदाता का और निर्दलीय उम्मीदवार को कम से कम 10 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना पड़ता है। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से आप विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो सिर्फ आपको एक प्रस्तावक होना चाहिए आपके साथ, है ना, एक वोटर होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में। लेकिन अगर निर्दलीय में आप के रूप में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 10 प्रस्तावक चाहिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, एक साथ इस चुनाव को नहीं लड़ सकता है। फिर जमानत राशि, अगर आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जमानत राशि होती है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अगर एमपी का जो इलेक्शन होता है, सांसद का जो चुनाव होता है, उसमें जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 25,000 जमानत की राशि है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 12,500 जमानत की राशि होती है। वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा विधानमंडल के चुनाव के लिए, राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए जनरल के लिए 19,000 और एससी एसटी के लिए 5,000 जो है वो जमानत की राशि होती है। कुल वोट का 1/6 या कुल वोट का 16.67 से अगर कम वोट वो व्यक्ति लाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है ना, वो लौटाया नहीं जाता। अधिकतम कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है ना। एमपी और एमएलए का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन एमएलए के लिए 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है या एमपी के लिए वो 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। ये प्रोविजन है चुनाव आयोग के द्वारा। और भारत में जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें सुधार लाने के लिए कई कमेटी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसमें तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, केस संथानम समिति में जो उम्मीदवार है उसके बैकग्राउंड को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर भी बात कही गई थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति था केस संथानम समिति। और एक इंद्रजीत समिति, ये चुनाव सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा इन आयोगों का गठन किया गया था। अब महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम कई बार कांग्रेस आई हो गया, है ना, नाम चेंज होते रहा, तो वो एक है। दूसरा वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, है ना। और जनसंघ है जिसका 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। बीजेपी 6 अप्रैल 1900, जनसंघ वाले ही लोग जमा हुए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में, और वहीं नानाजी देशमुख की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। जनता पार्टी 1 मई 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। जनता दल की स्थापना बीपी सिंह ने बेंगलोर में किया था इसका 1988 में। समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर की समाजवादी पार्टी थी, 1991 में इसकी स्थापना हुई। और सीपीआई-एम का मालेगा 1962 में स्थापना हुई। इस तरह हम लोग भारत में निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा और तथ्यों से परिचित हुए इस आज के वीडियो में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि भारत के हर एक नागरिक को इस प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए, इसके अवधारणा से, इससे जुड़े हुए तथ्य से निश्चित रूप से अवगत होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को वो समझ सके। और लोकतंत्र के लिए चुनाव तो एक पर्व होता है और इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है।
जो 18 वर्ष की आयु के जितने भी भारत के नागरिक हैं वो मतदाता भी हैं, और उनको सही व्यक्ति का चुनाव करना है इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाओं से अवगत होना, चुनाव की विशेषताओं से, चुनाव आयोग के कार्यों से अवगत होना, जिससे आप लोग आज इस वीडियो में अवगत हुए हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जनरल स्टडीज में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को, जो समर्पित है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, और खासकर उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, है ना, उनको एक स्तरीय क्वालिटी बेस्ड ज्ञान मिले, फैक्ट्स मिले, तैयारी करने का एक सही रणनीति मिले, इसी उद्देश्य से यह चैनल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है करियर कंसल्ट। और आप करियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक शेयर करें और हमें मैसेज भी करें, अपना समर्थन दें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जनरल स्टडीज के लिए हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।